नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं अंश बिल्ला और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी वरुण दुबे और शरद दुबे, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो चलिए, सवाल पूछने का जरिया बता देता हूं, बेहद आसान है। आपके स्क्रीन के एक हिस्से में आपको एक नंबर फ्लैश होगा, उस नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे दूसरे सोशल साइट एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और वो दर्शक जो हमें यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं वो भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन से भी टाइम टू टाइम हम सवाल लेते रहते हैं। तो सवाल भेजने का एक फॉर्मेट है, वो भी बता देता हूँ। आपको अपना नाम बताना है, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और खासकर आपका नजरिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए। इससे हमें गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। तो चलिए, इसी के साथ हमारे गेस्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से तेजस शाह और एंजल वन से राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सबसे पहले तेजस जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बाजार देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो निफ्टी ने ना सिर्फ 23,500 का सपोर्ट ब्रेक किया, आज इंट्राडे बेसिस में देखें तो जो नवंबर लोज थे 23,250 के आसपास का, उसे भी तोड़ता हुआ नजर आया था। हालांकि हमें अभी कुछ 100 अंकों की रिकवरी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी आज काफी ज्यादा गहरा गिरता हुआ दिखा है। ओवरऑल सारे सेक्टर्स देखें तो सभी लाल निशान में ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि दिन के निचले स्तर से सब में थोड़ी थोड़ी रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। तो बताइए, ये जो रिकवरी है क्या ये सस्टेनेबल है, ऊपर आ सकता है, या ये जस्ट एक टेम्परेरी पुल बैक है और नीचे की तरफ ही जाने की उम्मीद की जा सकती है? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में हमने पिछले 2-3 दिन से लगातार देख रही, जब से निफ्टी ने जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है 23,700 के करीबन, जब से उसके नीचे क्लोज दिया है, लगातार हम निफ्टी में बिकवाली देख रहे हैं। एक पॉजिटिव यही है कि आज जो है नवंबर मंथ के लो है उसके नीचे निफ्टी गया था, बट काफ़ी शानदार रिकवरी आ गई उसके बाद। तो ये जो एरिया है 23,250 या 23,300 के करीबन एक अहम स्तर है। जब तक कि क्लोजिंग बेसिस पे अगर ब्रेक नहीं होता, मुझे लग रहा है एक माइनर बाउंस बैक आ सकता है। बट ऊपर में भी बाइंग मोमेंटम आने के लिए 23,700 का जो अहम स्तर है वो निकालना पड़ेगा। जब तक निफ्टी 23,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है, सेल ऑन राइज की रणनीति रहनी चाहिए। चलिए, तो ये राय आती हुई निफ्टी पे ये आपको करना है, सेल ऑन राइज की आपको रणनीति अपनाना है, क्योंकि खासकर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट जो है मार्केट में देखने मिल रही है, और कहीं ना कहीं कन्विक्शन जो है वो यहाँ पे कम नज़र आ रहा है। लेकिन चलिए, बाकी बातें तो हमने की, लेकिन आज मार्केट की बातें तो हमने कर ली है, लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि प्रयागराज में आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। और पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर संगम तट पर लाखों श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं से हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह जो है वो मौजूद है और आपको पूरा ब्यौरा देंगे। आशुतोष जी, बताइए किस तरह का मूड और माहौल है प्रयागराज में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आस्था का जो जन सैलाब उमड़ा पड़ा है, क्योंकि महाकुंभ सिर्फ एक आध्यात्मिक मेला नहीं है, बल्कि भारतीय सनातन परंपरा और दर्शन को दिखाने वाला एक अध्याय की तरह है। और यही कारण है कि जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई, यानी पौष पूर्णिमा का जो पहला स्नान है, उसको लेकर भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट पर लगातार पहुँच रहे हैं। और देर रात से ही ये जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरें देखिए संगम तट पे हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए जो लोगों का हुजूम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी लगभग 10 बजे तक, सुबह के 10 बजे तक लगभग 60 लाख जो लोग थे वो संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और माना ये जा रहा है कि आज ये संख्या लगभग 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच सकती है, क्योंकि एक बड़ा कार्यक्रम है, एक भव्य कार्यक्रम है। दिव्य भव्य नव्य कुंभ की जो परिकल्पना योगी आदित्यनाथ ने की है, उसको मूर्त रूप देने के लिए यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी की गई। आप सामने देखिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। वॉच टावर यहाँ पे लगाया गया है और पूरे संगम क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आप आए हैं? हम मऊरानीपुर से आए हैं। यहाँ की व्यवस्था देख के क्या कहेंगे? व्यवस्था देखकर बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को और मोदी जी को, जिन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। सभी लोग प्रसन्न हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि सभी लोग प्रसन्न हैं। इसी प्रकार से कहाँ से आए आप लोग?
प्रयागराज से ही है। प्रयागराज से ही। योगी जी ने दावा तो किया था, उस दावे पर कितना अमल होता दिख रहा है, कितनी तैयारी है यहाँ पर? यहाँ इंतजाम का कोई मतलब नहीं है, ये विश्वास का, श्रद्धा, संस्कृति का प्रतीक है। लोग आएंगे, अपने हिसाब से मैनेज होंगे, चले जाएंगे, व्यवस्था हो और चाहे ना हो। लेकिन व्यवस्था बेहतर है पहले के मुकाबले। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था। सहमत हैं? समर्थ है, खासकर सुरक्षा के संदर्भ में बहुत अच्छी स्थिति है। सुरक्षा को लेकर देखिए बहुत इंतजाम किए गए हैं। लगभग 50,000 जो पुलिस बल के जो जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है। एनएसजी के कमांडो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी तैनाती की गई है। और इसके अलावा पूरे संगम क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल 25 सेक्टर में बांटा गया है। और अब देखिए महाकुंभ शुरू हो चुका है। पहले दिन पौष पूर्णिमा का स्नान हो रहा है और इसके बाद अगले दिन यानी मकर संक्रांति के दिन जो प्रमुख अखाड़े यानी जो 13 अखाड़े हैं उनका स्नान शुरू होगा। और जो नागा साधु होंगे, जो सन्यासी होंगे, वो संगम में डुबकी लगाएंगे। देखिए महाकुंभ के बारे में कहा यह जाता है कि जिस दौरान अमृत स्नान होता है तो उस दौरान संगम में खुद जो देवी देवता हैं वो उपस्थित रहते हैं। और इसके साथ ही जब वहां पर आप डुबकी लगाते हैं तो न सिर्फ आपको पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो और इसी कामना के साथ न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के भी कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंचे हैं। इसके पहले यानी पौष पूर्णिमा के पहले ही अगर हम बात करें तो लगभग 70 लाख लोग डुबकी लगा चुके हैं और आज ये संख्या करीब 1.5 करोड़ तक जा सकती है। और माना यह जा रहा है कि कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये जो संख्या होगी वो 2 करोड़ के ऊपर हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस दिव्य भव्य नव्य कुंभ को का साक्षी बनने के लिए जो पूरा हिंदुस्तान है वो आज संगम के तट पर उमड़ पड़ा है। आज के आज ही करीब 1.5 करोड़ लोग पहुंचने वाले और कल करीब 2 करोड़ के आसपास। और माना यह जा रहा है कि पूरे कुंभ में करीब 40 करोड़ लोग के आसपास जो है लोग पहुंचने वाले हैं। शुक्रिया आशुतोष जी, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और आप वहां पे बने रहिएगा और पल पल की अपडेट हमको दीजिएगा महाकुंभ में क्या हो रहा है। तो ये तो था महाकुंभ का अपडेट, जहां पे आपको आशुतोष जी ने बताया कि किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह है लोगों में महाकुंभ को लेकर। और पूरे 1-1.25 महीने जो है वो महाकुंभ चलने वाला है। तो इसका पूरा अपडेट जो है हम आपको पल पल में देते भी रहेंगे। लेकिन चलिए अब मार्केट के तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और कौन से सवाल हमारे पास आए हैं जिनका जवाब देना है। तो सबसे पहले तो एक व्हाट्सएप कॉलर है जिन्होंने हमें जियो फाइनेंस पे सवाल पूछा है, तो इनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। इनके पास करीब 6,500 क्वांटिटी है और 351 के भाव पे इन्होंने जियो फाइनेंस लिए थे। तो चलिए देखते हैं कि जियो फाइनेंस में करना क्या है। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि रिलायंस के स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली थी, लेकिन जियो फाइनेंस फिलहाल ठंडा है। शाह साहब से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए जियो फाइनेंस में। तेजस जी, क्या करना चाहिए जियो फाइनेंस में? 351 के भाव पे लेके बैठे हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, 270 के आसपास। देखिए टेक्निकली हम बात करें तो स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है। अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है तो होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से अगर लिया है तो मेरे हिसाब से कोई पुल बैक रैली आती है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अभी भी स्टॉक जो है लोअर लो बना रहा है। और अगर हम तकनीकी रूप से देखेंगे तो एक 3 ब्लैक क्रॉस का पैटर्न इमर्ज हुआ है स्टॉक में पिछले 3 दिनों के हिसाब से। और जो इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसके नीचे भी कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो 270 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 270 के नीचे अगर स्टॉक जाता है आज के सत्र में या 1-2 दिन के बाद, तो मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा जो गिरावट का दौर है वो और बढ़ेगा। और अगर 270 का लेवल अगर होल्ड करता है तो मेरे को लग रहा है यहाँ से एक पुल बैक रैली आ सकती है। तो अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो एक पुल बैक रैली में निकल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई पैनिक नहीं है स्टॉक में। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए तेजस जी बताते हुए। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास और हमारे साथ जुड़ रहे रवि जी जो पटना से हैं। रवि जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो रवि जी आपका स्टॉक है BEL और आपने जो है लगभग 1000 क्वांटिटी लिया है 118 रुपीज़ में। मेरा सवाल आपसे है कि ये लंबे अवधि के लिए आप सोच रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप सोच रहे हैं ट्रेड बनेगा? ये शेयर्स मैंने 3 साल का सोचकर 3 साल पहले 2005 में लिया था और मेरे को मतलब मेरा टारगेट था कि इसको 2025 के मार्च तक रखना है, ऐसा सोचा था मैंने। अब वो लगभग समय आने वाला है तो इसी पे मुझे जानकारी चाहिए थी कि इसमें मुझे रुकना चाहिए या मतलब जो मेरा टारगेट था उसके हिसाब से मैं निकल जाऊं। जी बिल्कुल, देखा जाए मैंने DLF के बारे में भी पूछा
वो तो उसी टाइम में मतलब मैंने लिया था एक ये 413 पे 100 शेयर। जी बिल्कुल। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप हैंडसम गेन्स पे जो है जो है बैठे हुए हैं, लगभग 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आ रहा है आपके लेवल से। तो राजेश जी, आपसे सवाल रहेगा कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये बने रहें कि प्रॉफिट बुकिंग करें? जी नमस्कार। देखिए डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनी रही है एंड इनफैक्ट अगर आप लास्ट फ्यू मंथ्स का भी चार्ट देखें तो फिलहाल कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक मार्केट करेक्शन में एंड कहीं ना कहीं 240 के आसपास स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इनफैक्ट कोई भी डिप आता है तो 240 के आसपास जो इसका वीकली 89 EMA है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। एंड हमने देखा था कि जून मंथ में भी यही से एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला था, तो काफी अच्छा है। जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम वापस आते हैं एंड ये एक बजट रिलेटेड काउंटर है तो एक्सपेक्ट करो नीचे में इस काउंटर में बाइंग आ सकती है। इमीडिएट हडल अगर आप देखें तो 280-85 के आसपास है एंड वो क्रॉस करता है तो इसका जो प्राइमरी अप ट्रेंड है वो भी रिज्यूम हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए। 245-250 के जोन में काफी अच्छा स्टॉक के लिए सपोर्ट बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये सलाह BEL पे राजेश जी की तरफ से आती हुई इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ जयपुर से कैलाश शामिल है। कैलाश नमस्कार। नमस्ते सर। बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बताइए कौन से स्टॉक में खरीदारी आपकी? मेरी रिलायंस में है एक तो, एक है पॉलीप्लेक्स में। जी, रिलायंस में मेरे पास 50 शेयर है 1540 रुपए के। जी, और कितने समय तक रख सकते हैं? पॉलीप्लेक्स में 35 शेयर है 1990 के। और दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? पॉलीप्लेक्स। ठीक है, वो स्टॉक तो हमारे पास शायद नहीं है। रिलायंस में हम बता सकते हैं। बताइए कितने समय तक रख सकते हैं स्टॉक को आप? रुक सकता हूँ मैं 4-6 महीने 12 महीने। 4-6 महीने 12 महीने, ठीक है। तेजस जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। 4-6 महीने 12 महीने तक भी रख सकते हैं स्टॉक को। 1540 से इनकी खरीदारी है, वहाँ से देखें तो स्टॉक करीबन 20% गिर चुका है। थर्सडे को अर्निंग्स भी आने वाले, तभी थोड़ा एक बड़ा मूव आता हुआ नजर आ सकता है। तो टेक्निकली बताइए इतना गिरने के बाद क्या 12 महीने के अंदर उतना रिकवर हो सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए क्योंकि ऑलरेडी 20% के लॉस में चल रहे हैं। देखिए रिलायंस का चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन में है और जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं करवा रहा है। 1270 से लेके 1275 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो सरपास करेगा तो फिर मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक 1350 से लेके 1360 तक जा सकता है। स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक बेस बनाया 1200 के करीबन, तो जब तक 1200 होल्ड करता है मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं। 1200 का एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 1200 का स्तर टूटता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक 5 से 7% की गिरावट आ सकती है। और ऊपर में जैसे कि मैंने बताया 1275 का स्तर निकलता है तो 1350 से लेके 1360 तक स्टॉक जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे नीचे 1200 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ऊपर के लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं, तो इन लेवल्स पर ध्यान रखें। ऑप्शंस के फोनर का, और जिसमें आप भरपूर कमाई कर सकते हैं F&O सेगमेंट के लिए। और ऑप्शन का फोनर लेके आज हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी जुड़ चुकी हैं, जो कि आपको बेहतरीन कॉल्स देती है जिसमें आपने भरपूर कमाई आज तक की है। ध्वनि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए मैम, आज कौन से स्टॉक पे दावा लगा रही हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा मैरिको के अंदर। ओवरऑल मार्केट की वीकनेस को चलते हुए डिफेंसिव काउंटर्स के अंदर फोकस ज्यादा बनता हुआ देखने को मिल रहा है बाइंग साइड पे। मैरिको का 670 का कॉल ऑप्शन जो है वो आपको खरीद के चलना है। 18 से 18.5 रुपए के भाव के बीच में आपको ये मिल जाएगा, उसको खरीद के चले। ऊपर की तरफ 22 रुपए 50 पैसे और 26 रुपए का इसका टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस 14 रुपए 50 पैसे का लगा के रखना है। 1200 का लॉट साइज है। अधिकतम मुनाफा 9000, नुकसान 4800 तक का हो सकता है। ओके, तो मेरिको ये वो स्टॉक है जहां पे आपको खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 670 का कॉल ऑप्शन जो है खरीदना है। 18 से 18.5 रुपए के भाव पे करीब 22.5-26 रुपए के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको देखने मिल सकते हैं और करीब 14.5 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। यहाँ पे बेहतरीन कमाई आपको करने को मिल सकती है। शुक्रिया ध्वनि जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन कॉल हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन क्योंकि F&O का ट्रेड था तो यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है, उसको आप देख लीजिएगा कि F&O ट्रेड है तो जाहिर सी बात है अपने स्टॉप लॉस जो है आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि सेबी के मुताबिक F&O ट्रेडिंग में वैसे भी 10 में से 9 लोग जो है वो नुकसान करते हैं।
इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर HDFC ERGO भारत के युवाओं के हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में शिक्षित कर रहा है। आइए एक नज़र डालते हैं। To HDFC ERGO, General Insurance presents Health Insurance Ever Too Early, partnered by Times Network. India's leading general insurer is here with us today with a special feature that decodes for Indian youth why it's never too early to invest in health insurance. With 12th January being the National Youth Day, we have with us an expert who can shed more light on this topic and guide the youth of this nation to make the right decision at the right time. I welcome the Director and Chief Business Officer, HDFC ERGO General Insurance, Parthanil Ghosh. They think if I'm healthy, why is it that I need health insurance? I'll take it up when I at least grow old, if not unhealthy. Break this myth for us and, the importance of having an insurance and the visit to the doctor when you are completely healthy. I start with the doctor thing, right? Yeah. So I was meeting some very, very senior doctor a few months back. And he was telling me that actually one should visit a doctor when he or she doesn't need him. Which means that when I perceive myself as healthy, that time I should go to a doctor and ask him whether really I am healthy. As far as health insurance for youngsters is concerned, I think there is a myth that at a young age I don't require hospitalization. I do not need to be diseased by a cancer or a kidney or a liver disease. There can be an accident. This uncertainty for health issues, whether it's an accident or infectious disease or any other major ailments, doesn't decide that it will come only at beyond a particular age. We also see that a person who is buying at the age of 30 and the age of 40, the premium difference becomes almost 30 to 35%. So you buy at a very young age, pay a very lower premium, and thereby can take a higher sum insured. Because medical inflation is real. What are the challenges that you face right now when you sort of, talk about the 20 to 30 age group demographics? One thing that we see very, very in a normal manner is the so-called unhealthy young. So the high BMI people who are taking an individual policy and getting disease. Secondly, their willingness to accept that there can be a hospitalization. I may not get diseased by any critical illnesses, but that doesn't stop me to get infected during those monsoon period, post-monsoon period. The third thing I think the youngsters feel, today is the age of quick commerce, right? In this age, they may feel that the insurance is a very, very lengthy process to buy an insurance, or at the time of claims, there can be hassles. So I would like to tell it to all the viewers that this is once again a myth. The insurance policy buying is very, very simple. You can do it on your smartphones, on your digital app, and also to lodge a claim in the same manner. And when you look at all the insurance companies, their claims payment and the approval process is very, very streamlined.